गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये है हमारे पास फॉरेस्ट मूवमेंट्स। राइट, कल भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, और इस डिस्कशन में हमने जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था वो एक रवाई फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और रवाई के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट निकल के आया था उसका नाम था चिपको। राइट, इन मूवमेंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट निकल के आ रहा है इसको हम कहते हैं सेव सीड मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको बीज बचाओ आंदोलन। राइट, और ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, सेव सीड मूवमेंट है, उत्तराखंड का एक ऐसा मूवमेंट है जिसको इनिशियल फेज में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन आज की डेट में ये हमारे पास एक ऐसा मूवमेंट बन गया है जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की तरफ लौट रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ लो ठीक है कि ये बीज बचाओ जो मूवमेंट है, सेव सीड मूवमेंट है, ये उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा एक डिस्ट्रिक्ट का जिसका नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। और ये जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, इस टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है जड़धार। जड़धार विलेज, ये जड़धार विलेज वो विलेज है जिसको मां सुरकंडा का मायका भी बोलते हैं। और इस जड़धार विलेज के एक पर्सन है जिनका आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये है हमारे पास विजय जड़धारी। क्या नाम है? विजय जड़धारी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था ये सेव सीड मूवमेंट। और ये जो सेव सीड मूवमेंट था, इस सेव सीड मूवमेंट का बेसिकली पर्पस क्या था? हमारे पास जो बेसिकली क्या थे, परंपरागत बीज थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनकी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। और उनकी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के बाद उत्तराखंड में बेसिकली अगर मैं देखूं तो कहते हैं कि अप्रोक्स आपका 3000 प्लस सीड्स की एग्रीकल्चर होती थी एक टाइम पे पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई हमारे पास 1996 में, 1966-67 में। आपको पता होगा कि 1966-67 में क्या स्टार्ट हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति। और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पर्पस था वो पर्पस था हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी उसकी बेसिकली फूड डिमांड को पूरा करना, है ना। और हमारे पास बेसिकली आपने देखा होगा कि 1947 में जैसे हमें फ्रीडम मिली, उस फ्रीडम के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा क्या नहीं थी, स्कोप नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था, मेथड्स नहीं थे एग्रीकल्चर को आपका प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी हमारे पास। यही रीजन था कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, फूड डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर MS स्वामीनाथन का नाम तो सुना ही होगा आपने, उन्होंने आपका हरित क्रांति के का जो आपका प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत इन्होंने 6 अनाजों को, 6 आपका सीड्स को प्रमोट करने की बात की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे पास व्हीट और राइस, जिसको हम गेहूं और चावल कहते हैं। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी वजह से डेफिनेटली इस प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए फिर हमने कई तरह के केमिकल्स यूज किए, है ना, कई तरह के आपका पेस्टिसाइड यूज किए, कीटनाशक जिनको आप कहते हो। ठीक है, हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, जिनकी वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से जो पेस्टिसाइड यूज किए, हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जो ये हमारे पास सीड थे, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं 6 सीड्स, ठीक है, जिसमें गेहूं और चावल थे। पंजाब हरियाणा जैसी स्टेट थी, इन्होंने आपका एक्सेस सरप्लस आपका जो है सीरियल्स को आपका जनरेट किया, जिसकी वजह से वहां के फार्मर बहुत ज्यादा क्या हो गए, आपका वेल्थी हो गए, है ना, बहुत ज्यादा आपका पैसा भी आ गया उन लोगों के पास। लेकिन उत्तराखंड में हमारे पास जो लैंड एरिया था वो क्या था, स्मॉल था, हमारे पास स्लोपी लैंड थी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो कंडीशंस आपका फार्मर्स की वही थी जो 1966 से पहले थी। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट उत्तराखंड जैसे स्टेट्स पे, हिली स्टेट्स पे नहीं पड़ा। उसके पीछे रीजन था आपका स्मॉल लैंड एरिया, छोटे छोटे खेत थे। तो हमें आपका फायदा नहीं मिला, चलो ठीक है भाई, कंट्री को तो मिला, लेकिन उस कंट्री को फायदा मिलने के बाद बेसिकली हमने क्या कर दिया, अब जो कमर्शियल क्रॉप थी, जिनको व्यापारिक फसलें कहते हैं, उनको भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो सीरियल्स थे, जो आपका बेसिकली जिनको हम कहते हैं आपका वो फसलें जो आपके क्या करती हैं, फूड की डिमांड को पूरा करने का काम कर रही हैं, आपको कैलोरी देने का काम कर रही हैं, आपको ऊर्जा देने का काम कर रही हैं, वो सीमित रह गई। राइट, और ये जो पेस्टिसाइड यूज किए, कीटनाशक यूज किए, जो ये हमने इसके साथ साथ आपका फर्टिलाइजर्स यूज किए, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें 1990 तक आते आते देखे। ये जो केमिकल्स थे, इन केमिकल्स से फिर हम लोगों के डेफिनेटली जो केमिकल्स हमने यूज किए तो हमने प्रोटेक्ट की अपनी क्रॉप, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रॉप का पार्ट भी तो बने। तो उन क्रॉप्स में जो केमिकल्स यूज हुए हमारी बॉडी में आए, और वो हमारी बॉडी में आने के बाद हमारी बॉडी में कई तरह की आपका इन्फेक्शन होने लगे,
ठीक है, कई लोगों को आपका कैंसर जैसी आपका जो बीमारियां थी, जो डिजीजेस थी, वो होने लग गई, राइट। तो अब क्या हुआ, लैंड की जो आपका क्या थी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी लो होने लग गई, क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन चल रहा था हमारे पास, वो रोटेशन ब्लॉक हो गया था। पहले क्या होता था, आपका मिक्स क्रॉप होती थी, अब हमने गेहूं चावल करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो अब गेहूं चावल, मैं रोज राजमा चावल खाऊं तो डेफिनेटली एक दिन मेरा भी तो मन भरेगा। तो जो लैंड में हमारे पास क्ले है, मिट्टी है, उसमें जो हमारे पास क्या थे, जो मिनरल्स थे, वो कम होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो तो खत्म हो गए या कम हो गए, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने लगा, और वो भी आपका एक प्रॉब्लम बन गई। तो उसके बाद फिर हमने प्लान किया हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे 2006 में। 2006 में कोयम्बटूर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था मनमोहन सिंह, जो हमारे पीएम भी रहे। उनके साथ स्वामीनाथन ने भी आपका क्या किया था, यहाँ पर आपका अप्रोच दी, और इस अप्रोच में हमने कहा कि अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन को, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करेंगे, मतलब सदाबहार हरित क्रांति। ठीक है, सदाबहार हरित क्रांति का मतलब है अब रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। दूसरा, हम आपका बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, जबकि हम पहले बायो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे थे। पेस्टिसाइड आपका कौन से होंगे, जो ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स होंगे, जैसे हम किसकी बात करते हैं, नीम की लीफ की बात करते हैं, है ना। तो अब उस पे काम चला। लेकिन इस बीच में हमारे पास एक पर्सन और था उत्तराखंड में, जिनका नाम क्या है यहाँ पे, विजय जड़धारी है, एंड ही इज फ्रॉम जड़धार विलेज ऑफ टिहरी गढ़वाल। और जड़धार विलेज का ये जो टिहरी गढ़वाल का पर्सन है, इसने आपका एक अप्रोच दी, वो थी आपका सेव सीड मूवमेंट, यानी बीज बचाओ आंदोलन। और इस बीज बचाओ आंदोलन के थ्रू आपका इसने क्या किया, मिक्स्ड आपका क्रॉपिंग को प्रमोट करने की बात की। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स जो खो गए थे, मिलेट्स, ठीक है, मोटा अनाज जिसको हम लोग अब उगा नहीं रहे थे, पहले कह रहे थे कि हम जानवर खाते हैं इसको, लेकिन आज क्या हम जानवर है जो हम इसको खा रहे हैं। आप देख सकते हो कि गेहूं का आटा सस्ता हो रहा है ना, और जो आप क्या करते हो, अदर आपका जो हमारे पास क्या है, मिलेट से बने हुए आटा है, या फिर आपका जो भी ग्रेन्स है, वो आपका महंगी बिक रही है। तो उसके पीछे क्या है, हमारी आपका जो फूड डिमांड है, फूड डिमांड के साथ बॉडी को जो आवश्यक मिनरल्स है वो भी मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच को बेसिकली आपका बड़ा का नाम दिया हमने क्या, सेफ सीड मूवमेंट। तो ये जो सेफ सीड मूवमेंट है बच्चों, इस सेफ सीड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने एक टेक्निक दी सेफ सीड मूवमेंट में, जिसको हम कहते हैं 12 नाजा। ठीक है, मैं पहले हिंदी में स्लाइड, इंग्लिश में स्लाइड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी में स्लाइड दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात आपका सेफ सीड मूवमेंट आपका जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी अप्रोच थी जिसने आपका बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने की बात की, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की, ट्रेडिशनल सीड्स को, परंपरागत सीडों को, बीजों को आपका बचाने की बात की, राइट। तो इसमें वॉलनट, ठीक है, अखरोट और नीम के जो पत्ते होते हैं वो आपका क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, उनका यूज करने की बात की इन्होंने। दूसरी कंडीशन हमने कहा, हमें केवल 6 बीजों तक नहीं रहना है, 6 सीड्स तक नहीं रहना है। हमारे पास उत्तराखंड में एक बहुत पुरानी टेक्निक थी सीड्स को बचाने की, इसको कहते हैं 12 नाजा। 12 नाजा का मतलब है 12 अनाज, 12 सीड्स। तो ही वॉज द पर्सन जिसने हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच को, 12 अनाज को फिर आपका जो है क्या किया, रिबर्थ दिया। और इन 12 अनाजों की जो प्रोसेसिंग हो रही थी, इन 12 सीड्स की जो प्रोसेसिंग हो रही थी, इसकी वजह से मिट्टी की जो आपका क्या थी, फर्टिलाइजेशन पावर थी या फर्टिलिटी थी, वो भी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इन सीड्स की यील्ड बहुत ज्यादा नहीं थी, इनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बेटर क्या था, ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल थे। और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ आपकी जो हमारी लैंड थी, उस लैंड की फर्टिलिटी को भी डैमेज नहीं कर रहे थे। तो इस सीड को आपका जो है कहीं ना कहीं क्या किया इन्होंने, आपका प्रमोट किया, इस सीड टेक्निक को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, और अगर मैं देखता हूं तो ये जो आपके हमारे पास सीड्स हैं, इन सीड्स को अगर मैं कहता हूं कि ये आपका जो है, जैसे भाई जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, जैसे फ्लड आता है ना, या फिर आपका ड्रॉथ, अकाल पड़ता है ना, जो क्लाइमेटिक आपका डिजास्टर्स होते हैं, उन डिजास्टर्स में आपका जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करने की पावर भी थी इनमें। तो ये आपका जो है हमारे पास सीड, सेफ सीड मूवमेंट जो है आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन चुका है। जापान जैसी कंट्रीज इन टेक्निक्स को यूटिलाइज कर रही हैं। ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो हो गया है, जिसमें हम आपका किसी तरह के केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सेफ सीड मूवमेंट आपका स्टार्ट किया था हमारे पास किसने, इसी विजय जड़धारी ने, राइट। अगर मैं आज की बात करूं तो हम लोग बेसिकली बहुत ज्यादा कमर्शियल भी हो गए हैं। आपने देखा होगा कि हम देहरादून में ही आप देख सकते हो कई सारी मंडी ऐसी हैं जहां से हम किसके नाम पे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के नाम पे ऐसे आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑर्गेनिक है नहीं एक्चुअली, है ना।
क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि मार्केट में हमारे पास जो सब्जियां हैं, पहले आपका सब्जियां आपकी जो साइज होता तो नॉर्मल होता, लेकिन अब सब्जियों का साइज बड़ा होने लगा है ना, वो ज्यादा ग्रीन दिख रही है आपको। तो ग्रीन आपका ज्यादा क्यों रही है, वो कलरिंग पिगमेंट डाल रहे हैं उसमें। ठीक है, बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन आपका यूज कर रहे हैं, है ना। जनरली आपका मुर्गियां होती है ना, जानवर होते हैं, इनमें ऑक्सीटोसिन, और ये हमारे पास जो फ्रूट्स की आपका ट्रीज होते हैं या फ्रूट्स की ये वेजिटेबल्स की जो बेल्स होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन डालते हैं। और वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बेसिकली क्या करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। ठीक है, वृद्धिवर्धक आपका हार्मोन का काम करता है। और वृद्धिवर्धक हार्मोन का काम कर रहा है, तो एक बात बताओ, जो फ्रूट आपका प्रिपेयर होना था 3 महीने में, वो आपका 1 महीने में मार्केट में आ रहा है। जो फसल आपका जो है कंप्लीट होनी थी 3 महीने में, वो आपका 1 से 1.5 महीने में मार्केट में आ रही है, क्योंकि मैच्योर जल्दी हो रही है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पड़ गया। वो प्रॉब्लम नहीं थी कि ग्रोथ हार्मोन पड़ रहा है, लेकिन उस ग्रोथ हार्मोन के इंपैक्ट बहुत बुरे पड़े हमारी बॉडी पे, है ना। आज की डेट में आप देख सकते हो कि जनरली अगर मैं मेल और फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जेंडर में। ठीक है, लेकिन इस जेंडर में आपका जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है वो फीमेल में दिखता है। जनरली जब ये आपका ऑक्सीटोसिन वाले इंजेक्शन वाली फ्रूट्स हमने खाने स्टार्ट किए, या ये सीड्स आपका यूज हमने स्टार्ट कर दिए, तो मेल की बॉडी में हमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते, क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं जैसे फीमेल्स का है। तो फीमेल्स की बॉडी में और मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे हमारे, वो आपका टाइम से पहले आपका जो है ग्रोथ करने लग गए। ठीक है, प्यूबर्टी का जो केस था, जनरली आपका गर्ल्स में प्यूबर्टी का जो केस होता था, वो केस आपका 15 से 14 ईयर्स की एज में होता था, पीरियड्स जो आते थे। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हो छोटी छोटी बच्चियां, 9 9 8 8 साल की बच्चियां हैं, उनके पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, उन्हें प्यूबर्टी। क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन आपका ये ही हमारे पास क्या थे, ये केमिकल्स थे। ठीक है, तो इनसे आपका जो साइड इफेक्ट पड़े, वो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़े, और ये हम पे नहीं पड़ रहे हैं, हमारी जनरेशन पे पड़ रहे हैं। राइट, ये आपका हमारे पास मेथड है जो इसको क्या कर सकता था, बैलेंस कर सकता था, और आज हम इस पे काम कर रहे हैं। एक पार्ट हमारे पास ये हो गया सेफ सीड मूवमेंट का, डिस्कशन में लिखवाने का काम मैं इसके बाद करूंगा आप लोगों को। राइट, इसके बाद हमारे पास एक मूवमेंट और आता है, द नेम ऑफ द मूवमेंट इज रक्षा सूत्र मूवमेंट। ठीक है, रक्षा सूत्र मूवमेंट मींस अ बॉन्ड टू सेव नेचर। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो किसको बचा रहा है, नेचर को बचाने का काम कर रहा है। आपने रक्षाबंधन, यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा है मेरे पास, है ना, और आपको पता है कि रक्षाबंधन में आप लोग क्या करते हो, अपने ब्रदर को राखी बांधते हो। और ये जो राखी बांध रहे हो, इस राखी को बांधने का पर्पस क्या है आप लोगों का? हाँ, भाई रक्षा करेगा और बहुत सारे गिफ्ट भी देगा बहन को, है यही होता है ना। बेसिकली गिफ्ट आपका सेकेंडरी है हमारे लिए, वो है प्रोटेक्शन, एक सिस्टर का प्रोटेक्शन। एक आपका ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक सिस्टर अपने भाई से अपना प्रोटेक्शन मांगने के लिए एक होली थ्रेड उसको बांध रही है, और हर साल याद दिला रही है उसको कि तुझे मेरी रक्षा करनी है। इसी बॉन्ड को समझा एक और भाई ने, जिसका नाम था सुरेश भाई। ठीक है, ही इज फ्रॉम उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का जो ये सुरेश भाई है, सुरेश भाई ने जब देखा कि उत्तराखंड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उत्तराखंड में आपका क्या हो रहा है, वनों का कटान हो रहा है, तो इस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए उसने आपका इस रक्षा सूत्र मूवमेंट को 1994 में आपका बर्थ दिया। राइट, जनरली आपने एक गांव का नाम सुना होगा, रैथल, और एक का नाम सुना होगा रयाला। रैथल और रयाला दो ऐसे विलेजेस हैं जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है इनमें आज। ठीक है, लेकिन 1990s में यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, रैथल और रयाला। रैथल आपका उत्तरकाशी, रयाला आपका टिहरी के पास पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे। और यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुआ था, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो आपका क्या जा रही थी, वो आपका प्रॉब्लम में थी। यहाँ की जो आपका रिवर्स थी, उनका वाटर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो सुरेश भाई ने बेसिकली क्या किया, इसी बॉन्ड को समझने की कोशिश की कि जब एक सिस्टर अपने भाई को राखी बांध रही है, तो भाई क्या करता है, अपनी बहन को बचाने का काम करता है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने आपका बेसिकली शिफ्ट कर दिया कहां के लिए, आपका ट्रीज के लिए। मींस अब ये जो आपका सिस्टर्स है हमारी, रैथल और रयाला की, है ना, इन लोगों से उन्होंने आपका एक प्रॉमिस लिया कि वो अपने रैथल और रयाला का जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ होली थ्रेड, एक पवित्र धागे से। और उसी धागे के थ्रू हर लड़की ने एक आपका जो है पेड़ को अपना भाई बना लिया। ठीक है, और उसको क्या कर दिया, एक धागा बांध दिया, होली थ्रेड बांध दिया, जिसकी वजह से अब उनकी ड्यूटी बन गई कि जिस तरह से एक भाई अपनी बहन की प्रोटेक्शन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, उसी तरह से ये जो फीमेल्स होंगी, ये जो गर्ल्स होंगी, ये रैथल और रयाला के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। और आज यही आपका हमारे पास रैथल और रयाला का फॉरेस्ट था, जिसकी वजह से आज भी एक डेंस फॉरेस्ट हमें दिखाई देता है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से एक रिच आपका एरिया दिखाई देता है हमें, ये वाला।
ठीक है। तो रक्षा सूत्र मूवमेंट का इनिशिएटर कौन था यहाँ पे? सुरेश भाई। एरिया आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 1994 में स्टार्ट हुआ था। भिलंगना रिवर वैली का नाम सुना होगा आपने, है ना। और उधर से आपका हमारे पास भागीरथी रिवर वैली, उन एरियाज में डेवलप हुआ। ही इज फ्रॉम उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी का ये पर्सन आपका, इसकी जो अप्रोच थी आज की डेट में पूरे उत्तराखंड में आपका जो है क्या हो गई? फेमस हो गई। और लोग आज इसी रक्षा सूत्र के थ्रू आपका जो है क्या करें, यहाँ पे इन होली थ्रेड्स को बांध रहे हैं। इन होली आपका थ्रेड्स के थ्रू आपका अपने फॉरेस्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपका हरसिल का एरिया है, उस हरसिल के एरिया में 7000 आपके जो ट्रीज हैं किसके? देवदार के, उनको कट करने का एक आपका जो है ठीक है प्रपोजल लाया। और उस प्रपोजल में जो उत्तरकाशी के इस एरिया के जो इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे। तो ये इसी आपका जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट की अप्रोच थी ये, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को, राइट। और इसका केवल इम्पैक्ट ये नहीं पड़ा कि हम लोग इस डिफॉरेस्टेशन को रोक रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी बेसिकली किस पे पड़ता है? टेम्परेचर भी पड़ता है। हमारे पास जो उत्तराखंड की रिवर्स हैं, है ना, उन रिवर्स पे पड़ता है। आपको पता होगा कि देवदार का ट्री एक आपका कोनिफेरस ट्री है, एक कोणधारी वन है, और ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस का ट्री है, देव वृक्ष भी कहते हैं इसको। तो देवदार का जो ट्री है, वो ट्री एक टाइम पे उत्तराखंड में जो हमारे पास हाउसेस होते थे, उन हाउसेस को बनाने के लिए, हमारे पास जो फर्नीचर था उनको बनाने के लिए सबसे बेटर आपका स्कोप का एक टिम्बर हुआ करता था। लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन इतना किया, ठीक है, कि हमने बेसिकली उस लकड़ी का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसी आपका लकड़ी है जिसमें क्या नहीं लगता है? दीमक भी नहीं लगता है, टर्माइट्स भी नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रक्षा सूत्र मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक पार्टी हो गया। इसी रक्षा सूत्र मूवमेंट में एक हमारे पास क्या है? स्लोगन है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वाइव द नेशन सर्वाइव्स, ठीक है, एवरी विलेज थ्राइव्स। ये स्लोगन इसी हमारे रक्षा सूत्र मूवमेंट का है, ठीक है। आगे अगर मैं आता हूं तो आगे हमारे पास एक और मूवमेंट आता है, ठीक है। और ये सारे इमोशंस हैं हमारे, इमोशंस को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको इन मूवमेंट से पता चलता है। देखो, एक भाई ने क्या कर दिया? बहनों के इमोशन देखे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मूवमेंट आता है, द नेम ऑफ द मूवमेंट इज मैती मूवमेंट। एंड ये जो मूवमेंट है, मैंने कहा व्हेन चेंज बिगिंस एट होम, यानी एक ऐसा परिवर्तन जो घर से हो रहा है, ठीक है। मैती मूवमेंट, एक मैती आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो घर से हो रहा है स्टार्ट। और घर से अगर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गए। एक तो आ गया हमारे पास वर्ड मैथ, एक सेकंड ना, मैथी, और एक वर्ड आया हमारे पास मैथ। हाँ जी, क्या मतलब है मैथ और मैथी का? मैथ का मतलब होता है मायका, ठीक है। मैथ का मतलब होता है मायका, मीन्स लड़की का आपका जो क्या है? मैटरनल आपका जो है क्या एरिया है, हाउस है, विलेज है, यही मतलब हो गया। और मैथी का क्या मतलब होता है? मायके वाले, यानी आपका उस लड़की के विलेज के जो आपका लोग हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, है ना, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, वो आपका क्या हो गए? ये वो लोग हो गए मायका, मायके वाले। अब ये जो मैथी, मायके वाले, ये चेंजेस कैसे आपके होंगे? ये चेंजेस ऐसे होंगे कि देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक पर्सन का पिक्चर दिख रहा होगा आपको नीचे, ठीक है। और इनका नाम है कल्याण सिंह रावत। क्या नाम है? कल्याण सिंह रावत। और इनको टाइटल मिला फिर किसका? मैथी का। अभी जो कल्याण सिंह रावत है, मैथी मूवमेंट के आपका इनिशिएटर है। 1996 में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब इस 1996 के मूवमेंट को अगर मैं देखूं तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ, ये एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर लेक्चरर हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं, इन टीचर्स को अगर मैं देखूं, आप लोग तो सारे मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वाले हो, लेकिन हिंदी मीडियम में भी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 11th-12th में जनरली हमारे पास एक विजिट होती है नेचर की, और उस नेचर की विजिट में कई लोग हार्वेरियम फाइल बनाते हैं। हार्वेरियम फाइल में आपका क्या करते थे? हम फ्लावर्स का कलेक्शन करते थे, लीव्स का कलेक्शन करते थे, और फिर उनकी डिटेल लिखते थे कि किस फैमिली से है, ठीक है, या फिर आपका उनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है। एक बेसिक अप्रोच के साथ हम उस फाइल को मेंटेन करते थे। तो 1996 में कल्याण सिंह रावत जी, जो कि आपका क्या थे? एक लेक्चरर थे, ठीक है, बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, ठीक है अभी। और ये जो पर्सन है, इन्होंने ग्वालदम इंटर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, यानी जो गर्ल्स थी और बॉयज थी, उनकी आपका एक क्या की, यहाँ पर आपका जो है एक विजिट करवाई।
ठीक है। तो जब ये विजिट हुई कल्याण सिंह रावत मैती की किसके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ, तो उन स्टूडेंट की जो ये आपका क्या थी, विजिट थी, ठीक है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया की। तो उस विजिट में उन्होंने एक चीज नोटिस की कि गर्ल्स आपका ज्यादा क्या है, इमोशनल है नेचर को लेके, ठीक है। बॉयज की अगर मैं बात करता हूं तो बॉयज आपका उनको उस तरह से इमोशनल नहीं दिखे नेचर को लेके, क्यों, क्योंकि वो एक्टिविटीज देख रहे थे, है ना, लड़के वहां पे घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन लड़कियां क्या कर रही है, कोई आपका फ्लावर है वो आपका क्या है, आपका मुरझा रखा है तो उसको सीधा कर रही है, ठीक है। वहां पे आपका कोई ट्री है, कोई गिरा हुआ है तो उसको आपका क्या कर रही है, वो आपका खड़ा करने का काम कर रही है। जो वहां पे बेसिकली हमारे पास चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स थे उनको आपका वो साइड करने का काम कर रही थी। तो उसके दिमाग में यहां से एक चीज आई कि क्यों ना इन गर्ल्स के इमोशंस को हम यूटिलाइज करें, और इनको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने आपका उस ट्रिप के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको उन्होंने कहा मैती मूवमेंट। अभी जो मैती मूवमेंट हुआ ये आपका, मैंने कहा कि ये एक ऐसा चेंज है जो कहां से स्टार्ट हुआ, आपके घर से, आपके गांव से स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ, मैंने कहा सपोज ये एक विलेज है और इस विलेज में हमारे पास बहुत सारे बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, लेकिन मैती किसकी बात चल रही है, गर्ल्स को अप्रोच करते हुए हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया, जो अनमेरिड गर्ल्स थी उन गर्ल्स का एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, और उस ग्रुप की जो सबसे बड़ी गर्ल थी उसको नाम दिया दीदी का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ग्रुप आपका क्या कर रहा है, उस एरिया के जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, उस जो बड़ी लड़की थी, दीदी थी, उसकी क्या हो गई, एंगेजमेंट हो गई। अब जब उसकी एंगेजमेंट होगी तो उसकी मैरिज भी होगी, तो उसका प्लेस कौन लेगा, उससे छोटी जो लड़की होगी, नेक्स्ट सीनियर गर्ल, ठीक है, वो आपका दीदी बनेगी। जब मैरिज होगी तो बारात आएगी, बारात के बाद जो रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स हुए, संस्कार हुए, और उन्हीं संस्कारों में जब लड़की की विदाई होती है तो उस विदाई में तुमने देखा होगा कि ब्राइड एंड ग्रूम, वर और वधू जाते हुए क्या करते हैं, एक प्लांट आपका जो है क्या करते हैं, लगा के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लड़की, ठीक है, जो अब कहां जा रही है, अपने इन लॉज के घर जा रही है, तो अब तो इन लॉज का पार्ट बन गई, लेकिन उस लड़की का इमोशन छोड़ के जाना है उस गांव में, और वो इमोशन किस में दिखते हैं, उस ट्री में दिखते हैं। मींस उस लड़की का वो आपका लगाया हुआ जो प्लांट है, वो ट्री है, उस ट्री को मायके वाले मैती लोग उसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे जिस तरह से उन्होंने उस लड़की का प्रोटेक्शन किया लाइफ टाइम जब तक वो उस विलेज में रही, ठीक है। तो उस प्लांट की जो उस लड़की ने अपने किसके साथ, ब्राइड और ग्रूम दोनों ने मिलकर लगाया था, उसकी प्रोटेक्शन की, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी हो गई, उस गांव की हो गई, उस विलेज के ग्रुप की समूह की हो गई, दीदियों के ग्रुप की हो गई। तो जो इमोशनल अटैचमेंट था, उसी इमोशनल अटैचमेंट के बाद एक हमारे पास फॉरेस्ट मूवमेंट, फॉरेस्ट स्टार्ट बना, जिसको हम क्या कहते हैं, मैती फॉरेस्ट। और ये अप्रोच आज देख लो तुम कि ये अप्रोच इतनी सक्सेसफुल हो गई है 1996 के बाद कि आज की डेट में कोई नेता, अभिनेता, कोई सेलिब्रिटी जब भी आपका कहीं पे किसी गैदरिंग में आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जाते हुए एक पेड़ लगा के जाता है। लेकिन उन पेड़ों में इमोशंस हैं उनके, है ना, उसके बाद कौन पूछ रहा है उस पेड़ को। लेकिन गांव में अगर ये अप्रोच चल रही है तो इस अप्रोच में आपके वो लोग अपनी बेटी को देख रहे हैं उस पेड़ में। यही रीजन है कि आज की डेट में विलेजेस में कई जगह आपका फॉरेस्ट आपका ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं हम, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ही वाज द पर्सन जिसने उत्तराखंड में मैती मूवमेंट को आपका प्रमोट करने का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मूवमेंट है और कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हमारे पास एक पार्ट और, इसको मैं बाद में कराता हूं तुम लोगों को, ठीक है। आगे आते हैं आपका डुंगरी पैंतोली मूवमेंट। क्या नाम है, डुंगरी पैंतोली मूवमेंट, ठीक है। अब देखो डुंगरी पैंतोली मूवमेंट की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले डुंगरी पैंतोली है कहां है। डुंगरी पैंतोली इज अ प्लेस जो कि चमोली में, कई जगह इसको डुंगी भी लिखा होगा, ठीक है, डुंगरी लिखा है ना, ठीक है, डुंगी पैंतोली। तो डुंगरी पैंतोली का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी आपका डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट था। लेकिन अभी तक हमने क्या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को फोकस किया, नहीं किया। डुंगरी पैंतोली मूवमेंट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्पीसीज को फोकस करेगा। एक्चुअली उत्तराखंड में क्या हो रहा था, इलिसिट इरेगुलर तरीके से उत्तराखंड में क्या हो रहा था, कटिंग हो रही थी ओक के ट्रीज की, जिसको आप बांज का पेड़ कहते हो। चमोली के एरिया में, डुंगरी पैंतोली के एरिया में क्या हो रहा था, इलिसिट कटिंग हो रही थी, अवैध कटिंग हो रही थी, किसकी, ओक के ट्रीज की, बांज के ट्रीज की। और ओक के ट्री के बारे में तो तुमने ऑलरेडी सुना होगा कि ओक का ट्री उत्तराखंड में एक ऐसा ट्री है जिसको ग्रीन गोल्ड ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड का हरा सोना। अभी जो ग्रीन गोल्ड है, उत्तराखंड का हरा सोना, हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये वो आपका ट्री है जिसकी वजह से अदर वैरायटी के ट्रीज को ग्रो करने के लिए आपका क्या मिल रहा है, आपका वाटर मिल रहा है।
ठीक है, मिनरल्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इसमें, और वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है तो केवल वाटर होल्ड नहीं करता है, अदर स्पीसीज को वाटर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने साथ एक मिक्स फॉरेस्ट डेवलप करता है, और जहां ये मिक्स फॉरेस्ट डेवलप हुआ, बांज, बुरांस, काफल, अयार, सिनामन, वहां पे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की कई छोटी छोटी धाराएं भी निकलती है, नदियां भी निकलती हैं, स्ट्रीम्स भी निकलती हैं। दूधातोली का प्लेटू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां से 5 रिवर्स आपका जनरेट हो रही, ओरिजिनेट हो रही है। और ऐसा आप मसूरी के ऊपर की बेल्ट देख लो, कौन सी सुरकंडा धनोटी वाली जो बेल्ट है, बुरासकंडा वाली जो बेल्ट है, यहाँ से उत्तराखंड की कितनी सारी नदियां निकल रही हैं देहरादून में। आपने सौंग का नाम सुना है, आपने बिंदाल का नाम सुना होगा, आपने रिस्पना का नाम सुना होगा, आपने वाल्दी का नाम सुना होगा, है ना। आपने, अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स है ना। इधर से आप देवधारा का नाम सुनते हो, आसारोड़ी के एरी से निकलने वाली रिवर का नाम सुनते हो, आसन, वो सारी रिवर्स मसूरी के सदर्न स्लोप से निकल रही है। सदर्न स्लोप से निकल रही है तो स्लोप में हमारे पास पूरा एक डेंस फॉरेस्ट है, बांज, बुरांस, ओक का। तो सोचो आप उसी ट्री को कट कर रहे हो जो उत्तराखंड का ग्रीन गोल्ड है। और दूसरी कंडीशन, उत्तराखंड में एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करने वाला जो सबसे बेटर ट्री है वो कौन सा है? वो भी ओक ही है। और बांज के ट्री की पत्तियां जानवरों के चारे के लिए यूज होती हैं। तो उसका जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, वो जब कटिंग हुई, तो उसी कटिंग के अगेंस्ट आपका चमोली के लोगों ने आपका ये मूवमेंट स्टार्ट किया था 1980s में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डुंगरी पैंतोली मूवमेंट कहते हैं। ये हमारे पास मूवमेंट था ओक के ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का। छोटा सा पार्ट, ये भी ध्यान रखोगे। इसको छोड़ दो अभी, मिक्स फॉरेस्ट फॉर्मिंग मॉडल को। अब आते हैं पीछे, एक सेकंड देखना। हाँ, पानी रखो, मैंने बताया था कल आपको, ये बताया था, सचिदानंद भारती ढोंडियाल, कल डिस्कस किया था, ये हो गया था। यहाँ जाओ, खीराकोट पे। बच्चों, खीराकोट मूवमेंट की बात करते हैं, और देखो ये जो खीराकोट मूवमेंट है, ये खीराकोट प्लेस है अल्मोड़ा में, कुमाऊं अल्मोड़ा में। और ये जो खीराकोट का मूवमेंट है, इस खीराकोट के मूवमेंट को हम फॉरेस्ट मूवमेंट पे डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये डायरेक्टली कंसीडर नहीं करते हैं कि फॉरेस्ट मूवमेंट का पार्ट था। बट आप ये समझो कि किसी माउंटेन के नीचे अगर आप माइनिंग कर रहे हो, तो क्या नीचे माइनिंग करने पर ऊपर वाला पहाड़ ही बोलेगा कि बेटा तू माइनिंग कर, हम ऊपर ही खड़े? ऐसा तो नहीं होता। तो जब आप क्या करते हो, किसी पहाड़ को आपका क्या करते हो, खोदते हो। जब आप माइनिंग करते हो तो लोअर पार्ट को जब आप डैमेज करोगे तो डेफिनेटली अपर पार्ट खुद ही स्लाइड करके नीचे आएगा। तो ये जो खीराकोट का मूवमेंट है, ये उसी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। मींस द मूवमेंट इज, ठीक है, ओरिजिनली, ठीक है, बेस्ड फॉर इलीगल माइनिंग। ठीक है, इलीगल माइनिंग को प्रमोट क्या कर रहा था, ये रोकने का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि खीराकोट के एरिया में आपका अल्मोड़ा के पास क्या हो रहा था, इलीगल माइनिंग हो रही थी, यानी आपका खुदान हो रहा था, और उस खुदान की वजह से जो जंगल था वो जंगल नीचे आ रहा था। तो इनडायरेक्टली हम सीधी सी बात यही तो कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ही हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्मोड़ा के खीराकोट की एक लेडी आएगी जिसका नाम था मालती देवी। क्या नाम था? मालती देवी। अभी जो मालती देवी है, इस मालती देवी ने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्रोक्स आपका 250 के आसपास फीमेल्स का एक ग्रुप था जिसको इकट्ठा कर लिया, और इन्होंने इस इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट क्या कर दी, यहाँ पे आपका एक तरह से मुहिम छेड़ दी, एक आपका मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आपको पता होगा कि जब किसी मूवमेंट को हमें सक्सेसफुल करना होता है तो हमें उसमें एक इंपॉर्टेंट और आपका कह सकते हैं कि प्रसिद्ध पर्सनैलिटी को ऐड करना होता है। तो इसी बीच में एक लेडी आती है जिसका नाम है राधा बहन। ठीक है, राधा भट्ट के नाम से भी, राधा बहन के नाम से फेमस है, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है इनका, राधा बहन। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हिमालय की बेटी। राइट। तो राधा बहन का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें, इस खीराकोट मूवमेंट में, तो राधा बहन के इन्वॉल्वमेंट के साथ मालती देवी और लगभग 250 प्लस फीमेल्स ने मिलकर इस इलीगल माइनिंग को आपका ब्लॉक करवाया। गवर्नमेंट को आपका बेसिकली क्या कर दिया, इन्होंने आपका मजबूर कर दिया कि इलीगल माइनिंग खत्म हो। और इस तरह से हमारे पास 1982 तक आते आते जो लाइसेंस थे आपका किस चीज के, माइनिंग के, वो सारे कैंसिल करने पड़े। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और इस तरह से आपका खीराकोट का जो आपका हमारे पास क्या था, ये फॉरेस्ट था, ये बच पाया माइनिंग को ब्लॉक करने की वजह से, वो लाइसेंस आपका कैंसिल करने की वजह से। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, यहां से आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन यहां से जो जनरली क्वेश्चन आता है किसको लेके, इसको लेके कि खीराकोट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, वो लिख लेगा माइनिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। तो पहला ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, माइनिंग ही को हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन दूसरा कह सकते हैं, इलिसिट कटिंग आपका बाद में आएगा। ठीक है, आपने स्वामी मनमंथन का नाम सुना है? कौन थे?
है जिन्होंने हाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया था। और ही वॉज द पर्सन जिसने भुवनेश्वरी देवी आश्रम भी डेवलप किया था। कहां पर? टिहरी में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा चंद्रबदनी। चंद्रबदनी से नीचे जब हम आते हैं अंजलि सैंड ब्लॉक में, तो भुवनेश्वरी देवी आश्रम डेवलप किया, जो फीमेल्स की एजुकेशन को लेके, फीमेल्स के बेसिकली आपका जो बैकवर्डनेस थी उसको खत्म करने के लिए स्टार्ट किया था। ही वाज द पर्सन जिसने फिर आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कि एक PIL, ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन आपका जो आपका क्या होती है आपका हमारे पास होती है, वो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। किसको लेके? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने PIL आपका जो है लगाई थी किसके अगेंस्ट? माइनिंग के अगेंस्ट, यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहां से एक और मूवमेंट पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है हमारे पास, इस मूवमेंट को हम कहते हैं, सीधा मैं लास्ट पे ला रहा हूं आपको, ये मूवमेंट है हमारे पास छीनो झपटो मूवमेंट, या झपटो छीनो मूवमेंट। अब झपटो छीनो मूवमेंट या छीनो झपटो मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम एक और नाम देते हैं, ये आपका नंदा देवी आपका जो मूवमेंट या नंदा देवी कैंपेन। अब नंदा देवी के बारे में तो तुम्हें पता है कि नंदा देवी हमारे पास नेशनल पार्क है नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क का आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होता है? अलाउड होता है नहीं होता है? नहीं होता है। आपका क्या कहना है? अच्छा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है कि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस आपका एक लिमिट तक अलाउड करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और नेशनल पार्क में वो भी नहीं अलाउड होगा, लेकिन इन जनरल डिफरेंस क्या है? इधर से आप बताओ, पीछे रौनक। देखो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक डिफरेंस है कि नेशनल पार्क में हम उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी आपका क्या वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब वो श्रब हो, ठीक है, वो आपका फ्लोरा हो फोना हो, यानी आपका जीव जंतु हो या वनस्पति हो, दोनों हो। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके प्रोटेक्शन को हम प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा उनको मारना है, लेकिन स्पेशल अटेंशन हम उनको देंगे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। जैसे हम उत्तराखंड में देखते हैं कस्तूरी मृग, आपने नाम सुना होगा किसका? जो आपका हमारे पास उत्तरकाशी में जाते हैं तो उत्तरकाशी में हमारे पास क्या है आपका स्नो लेपर्ड, जिसको आप हिमतेंदुआ कहते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या करते हैं? स्पेशल अटेंशन देते हैं उन स्पीसीज को जो बेसिकली इंडेंजर्ड है, यानी आपका संकटग्रस्त है। अब नेशनल पार्क में आपने कहा कि सर यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी जो अथॉरिटी हो किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। अगर आपको एंटर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब ये जो नंदा देवी आपका कैंपेन है, या नंदा देवी जो आपका हमारे पास ये छीनो झपटो जो मूवमेंट है, ये छीनो झपटो आपका अथॉरिटी को लेके, भाई ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास नंदा देवी आपका नेशनल पार्क, इस नंदा देवी नेशनल पार्क के एरिया में देर आर सेवरल विलेजेस, भूटियास, भूटियाओं के छोटे छोटे गांव भी तो वहां पे। आपने मलारी का नाम सुना होगा, आपने लाता का नाम सुना होगा, आपने तोलमा का नाम सुना होगा, है ना? ये वो गांव है जो नंदा देवी आपका जो हमारे पास क्या है नेशनल पार्क है या नंदा देवी वाइल्ड रिजर्व है उसके पार्ट का उसका हिस्सा भी है, ट्रांजिशन जोन में बाहर। तो अब क्या हुआ कि भाई नंदा देवी नेशनल पार्क बना, नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, तो इसके बाद क्या था? इसके बाद आपका मैंने कहा कि इसके बनने के बाद जो गवर्नमेंट थी वो आपका क्या करने लग गई? अब अपनी रूल रेगुलेशन की जो पॉलिसीज है उनकी पॉलिसीज के थ्रू उनको कंट्रोल करने लग गई। लेकिन विलेजेस का क्या कहना था? यहाँ के विलेजेस का कहना था कि भाई जो आपका ये गांव है, लाता तोलमा जैसे जो गांव है ना, मलारी जैसे जो गांव है, इनकी पूरी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड थी? फॉरेस्ट के ऊपर। इन लोगों का कहना था कि नंदा देवी की अथॉरिटी किसको दे दी जाए? विलेजेस को दे दी जाए। लेकिन नंदा देवी की अथॉरिटी अगर विलेजेस को दी जाए और विलेजेस आपका इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप ये बताओ कि केवल तब नंदा देवी को लेकर झगड़ा होता? तब तो यहाँ पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले भी बात करते, गंगोत्री नेशनल पार्क वाली बात करते। इंडिया में इतने सारे नेशनल पार्क है, सब लोग यही बोलते कि अथॉरिटी हमें दे दो। कौन सी अथॉरिटी? तो अब ये छीनो झपटो था, ये छीनो झपटो मूवमेंट आपका किसके बीच में था? ये उत्तराखंड की आपका जो भोटिया ट्राइब के विलेजेस थे उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में था कि अथॉरिटी किसके पास हो। भले ही इसमें विक्ट्री गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, लेकिन मूवमेंट आपका जो है किसके नाम से फेमस हो गया? यहाँ पे छीनो झपटो मूवमेंट के नाम से हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि टिम्बर कलेक्शन के लिए यहाँ पर आपका जो विलेजेस थे उनकी आपका डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर थी, वाइल्ड एडिबल्स थे, एनिमल्स थे, सारी डिपेंडेंसी आपका विलेजेस की किसके ऊपर थी? इसी के ऊपर थी। तो आपको पता होगा कि जो जनरली आपका हमारे पास ये बनते हैं नेशनल पार्क बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, बीएसआर बनते हैं, इनमें 3 जोन होते हैं। आपको पता होगा 1, 2 और 3। नीचे आपका ये स्कोर जोन हो गई,
ठीक है, ये आपका बफर जोन हो गया और ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये ट्रांजिशन जोन हो गया, संक्रमण क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। तो इस एरिया में तो हम लोग रह रहे हैं। तो यहां से बेसिकली अथॉरिटी क्या है, यहां आने की, इस अथॉरिटी को लेके आपका जो पंगा था, इस अथॉरिटी को लेके पंगा था, तो यहां तो नहीं आने देंगे। ये तो आज भी आपका क्या है, हमारे पास ब्लॉक है ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन बाहर की जो आपका बॉर्डर्स है, उन बॉर्डर्स में ये लोग टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका उसको लेके झगड़ा हुआ था। 1998 से स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, ठीक है, और इसमें भोटिया विलेजेस के कई आपका गांव इन्वॉल्व थे, ये भी आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट है जो फॉरेस्ट मूवमेंट्स का है। और इसी फॉरेस्ट मूवमेंट के एक पार्ट को मैं और ला रहा हूं यहाँ पे, लास्ट हमारे पास ये सेक्शन निकल के आ रहा है, जो इसमें हमारे पास एक लास्ट पार्ट है जिसको मैंने लिखा होगा यहाँ पर, ये एक सेकंड है, यहाँ जाओ, मिक्स्ड फॉरेस्ट फार्मिंग मॉडल, मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास रुद्रप्रयाग के एक पर्सन है, ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूं पहले, क्या नाम है, चौधरी जगत सिंह जंगली, चौधरी जगत सिंह जंगली, जंगली इनको टाइटल मिला है, ठीक है। तो ही इज फ्रॉम कोटमल्ला रुद्रप्रयाग। कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जो पर्सन है चौधरी जगत सिंह जंगली, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो ही वाज द पर्सन जिसने आपका मिश्रित वन खेती मॉडल को आपको प्रमोट किया। मिश्रित वन खेती मॉडल का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आपका मिक्स फॉरेस्ट डेवलप करना है। आपने श्रीनगर, अगर आप लोग गए हैं तो श्रीनगर से कभी चौरास गए होंगे, तो चौरास जाते हुए आपने देखा होगा जो रोड बनी है, इस रोड के चारों तरफ आपके हमारे पास पेड़ लगे, उन पेड़ों को लगाने का क्रेडिट इसी पर्सन को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के आपके पेड़ लगाए, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, किसके साथ, मिक्स्ड फार्मिंग के साथ, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ, जिसकी वजह से उत्तराखंड में आपका जो हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट परसेंटेज है वो बढ़ा है। यही रीजन है कि 2006 में इनको एक अवार्ड दिया गया था, वो कौन सा था, आर्यभट्ट अवार्ड, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वाज अवार्डेड विद आपका अवार्ड, ठीक है, आर्यभट्ट अवार्ड, ये ध्यान रखना 2006 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट मूवमेंट के हमारे पास कुछ पार्ट्स थे, इनमें से आपकी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक पार्ट और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले साल ये मूवमेंट हुआ था, 2024 में हुआ है, ठीक है। ये जो मैप देख रहे हो आप, ये उत्तराखंड का कंप्लीट मैप है, और इस उत्तराखंड के मैप में आप देख सकते हो देयर आर सेवरल प्लेसेस जिनको इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। मैं 2-3 लोगों के नाम लूंगा पहले यहाँ पे, उन लोगों के नाम आपने अगर सुने हैं तो ओके, नहीं सुने हैं तो मेरे को बताओगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और एक आपने नाम सुना होगा शेखर पाठक, शेखर पाठक नाम सुना है, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा तो चिपको मूवमेंट को आपका पीक पे ले जाने वाले पर्सन थे, और शेखर पाठक एक आपका बहुत फेमस राइटर भी हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन भी हैं। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्स आपको 1000 प्लस किलोमीटर की एक जर्नी के बारे में बात करनी है, और इस जर्नी का नाम है अस्कोट आराकोट कैंपेन, अस्कोट आराकोट अभियान। अब अस्कोट आराकोट जो एक कैंपेन है, अभियान है, इस अभियान की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आओ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अस्कोट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आराकोट ऊपर जाओगे तो आराकोट आपका कहां पर है, बिल्कुल बॉर्डर पे, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद आपका इसके अपोजिट हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, राइट। तो अस्कोट से आराकोट का जो कैंपेन है, ये आपका क्या, एक पैदल मार्च है, और इस पैदल मार्च को अगर मैं देखूं तो इसमें अप्रोक्स आपका 1000 किलोमीटर प्लस जर्नी आपका कवर करनी है, किसको, जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिविस्ट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले। इस अप्रोच को प्रमोट करने वाले जो पर्सन थे, जिन्होंने ये अप्रोच दी किसी को, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चाहते थे कि इस तरह की अप्रोच पे वर्क किया जाए, सुंदरलाल बहुगुणा ने आपका मोटिवेट किया यहाँ पे किसको, शेखर पाठक को। और शेखर पाठक ने जब ये अप्रोच स्टार्ट की तो शेखर पाठक के साथ कई एक्टिविस्ट आए जिन्होंने शेखर पाठक को अप्रोच किया, और इसके बाद 1974 से ये मूवमेंट आपका चल गया, 1974। तो फर्स्ट आराकोट अस्कोट अभियान वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1974। अब इस अस्कोट आराकोट अभियान में इन्होंने डिसाइड किया कि 10 इयर्स के गैप में अस्कोट आराकोट आपका क्या होगा, कैंपेन होगा। मींस आपका 74 में हुआ, 84 में हुआ, 94 में हुआ, 2024 में हुआ, 2004 में हुआ, 14 में हुआ और 24 में हुआ, मेरे ख्याल से 6th हो गया है। तो ये 6th कैंपेन का पर्पस क्या था, इस पर्पस का कैंपेन था कि अस्कोट से आराकोट तक का जो एरिया था, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी में 10 इयर्स में कितने चेंजेस आए, विलेज आपके जो थे उसमें कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ,
ठीक है, या कितना फॉरेस्ट का जनरेशन हुआ, ठीक है, कितना माइग्रेशन हुआ, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने आपका मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो लास्ट जो मूवमेंट हुआ था, कंपेन हुआ था, वो कब हुआ था? 2024 में हुआ था। तो हु वाज द पर्सन जिसने इसको स्टार्ट किया? शेखर पाठक। और शेखर पाठक को मोटिवेट करने वाले पर्सन कौन थे? यहाँ पे हमारे पास था सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है और डेफिनेटली मेंस का पार्ट बन सकता है क्वेश्चन, राइट। आगे आओ, ये देख सकते हो, है ना। ये हमारे पास शेखर पाठक जी, मैं बता देता हूं कौन है। ये हमारे पास शेखर पाठक है, यहाँ पर ये वाले, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, ये मेरे मौसा जी, ठीक है। तो ये अप्रोच इन्होंने डेवलप की थी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आओ, इसको बाद में करते हैं। विशेषोत्तर सकलानी का नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या जानते हो इनके बारे में? वृक्ष मानव, वृक्ष ऋषि, ऐसे कई सारे नाम है, क्यों कहते हैं आप बताओ? कोई है जो बताएगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही, पेड़ लगाए होंगे, बिल्कुल सही। इनकी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड के बारे में बताओगे कुछ? सुरकंडा का नाम सुना है? धनुटी सुरकंडा का नाम तो सुना ही होगा। धनुटी सुरकंडा से जब आप इधर आते हो, मालदेवता की तरफ आते हो, तो एक रूट कनेक्ट करता है ना धनुटी के लिए, सुरकंडा के लिए। उस एरिया में बीच में हमारे पास एक पट्टी पड़ती है जिसका नाम है सकलाना, ठीक है। क्या नाम है? सकलाना पट्टी। और उस सकलाना पट्टी में कई सारे विलेजेस हैं। उन्हीं विलेजेस में से एक विलेज है जिसका नाम है पुजार गांव। क्या नाम है? पुजार गांव। इसी पुजार गांव में बर्थ हुआ था 2 जून 1922 में इनका बर्थ हुआ, ठीक है। और सकलाना पट्टी टिहरी के जो ये आपका पुजार गांव के विशेषोत्तर सकलानी थे, ठीक है, इनकी डेथ हुई है आपका 2019 में, ठीक है, कोविड के ठीक पहले। अब इनकी जब 2019 में डेथ हुई तो पता है, जब डेथ बेड पे थे, तो डेथ बेड पे जाते हुए जब इनका एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, उनसे पूछा था कि भाई आपका परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? वृक्ष, ठीक है, क्या है? वृक्ष मेरे माता पिता, ठीक है, वृक्ष ही मेरा परिवार है, वृक्ष ही मेरी संतान है। मतलब वो एनवायरमेंट को लेके कितने ज्यादा अवेयर थे, इससे पता चलता है, राइट। तो अब ये जो विशेषोत्तर सकलानी है, इस विशेषोत्तर सकलानी के इनिशियल फेज में अगर मैं देखता हूँ तो डेथ के कुछ टाइम के बाद इनके फादर मदर की डेथ हो गई। और फादर मदर की डेथ होने के बाद इनके ब्रदर थे, ठीक है, जिनका नाम था नागेंद्र दत्त सकलानी। नागेंद्र दत्त सकलानी, नाम सुना होगा। ये तो नेशनल मूवमेंट के भी आपका बहुत बड़े हीरो हैं। और अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी है तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कीर्तिनगर मूवमेंट 1948 में ही वाज मर्डर्ड, मार्टियस हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, इनको गोली मार दी, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई तो ये बहुत ज्यादा आपका क्या हो गया, आपका बेसिकली एंजाइटी में चले गए, ठीक है। इसी बीच में इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। तो फाइनली उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ही विल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। अप्रॉक्स 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस पर्सन ने आपका जो पेड़ लगाया, आप कभी सकलाना पट्टी में जाके देखो, सकलाना पट्टी में बांज, बुरांस, काफल के जो ट्रीज हैं, उन ट्रीज को प्लांट करने का, उस ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने का क्रेडिट इसी पर्सन को जाता है, विशेषोत्तर सकलानी को। और इन्हीं को कहते हैं फिर वृक्ष मानव, वृक्ष ऋषि, ठीक है, वृक्ष पुरुष, ऐसे कई सारे नामों से इसको, ठीक है, ट्री मैन, वृक्ष मानव, वृक्ष ऋषि, वृक्ष मानव, वृक्ष ऋषि के नाम से आपको बुलाते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे ट्रीज इन्होंने आपका प्लांट किए। और लास्ट में मैंने कह दिया कि देखो, ट्री आर माई पेरेंट, ठीक है, ट्री आर माई चाइल्ड, ट्री आर माई आपका जो है ट्रू कंपेनियंस। ये आपका इनका स्टेटमेंट था अपनी लाइफ के लास्ट फेज में, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सेक्शन हम डिस्कस करते हैं।